Today we will start about the continuous beam. Continuous RC beam. This is continuous beam. Beam having more than 2 supports is known as continuous beam. जिस बीम में भी 2 से ज़्यादा सपोर्ट होंगे वो कंटिन्यूस बीम कहलाएगा. Indeterminate support always subjected to bending moment. It's generally negative hogging. If in support are simply supported, the bending moment in support will be 0. If in support are fixed, then there will be bending moment at the fixed support. कंटिन्यूस बीम हमेशा इनडिटर्मिनेट बीम होता है क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा अननोन्स होते हैं जिसे फाइंड करना होता है. मतलब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं दे सकता है. इसमें 3 से ज़्यादा अननोन्स वेरिएबल्स होते हैं जिसे फाइंड करना होता है, इसलिए ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है. और जो भी सेक्शन, जो भी बीम मोर देन 2 सपोर्ट पे लाई कर रहा हो वो कंटिन्यूस बीम होता है. और सिंपली सपोर्टेड, अगर सिंपली सपोर्टेड है इंड पे तो बैंडिंग मोमेंट 0 होगा. और अगर फिक्स्ड है इंड पे तो कुछ बैंडिंग मोमेंट होगा. बीम्स आर मेड कंटिन्यूस ओवर द सपोर्ट to increase structural integrity in region with the high seismic risk. Continuous beam and frames are preferred in the building and bridges. A continuous beam is basically indeterminate structure. स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कंटिन्यूस बीम को प्रोवाइड करते हैं. और सेस्मिक रिस्क जहाँ ज़्यादा होता है ब्रिजेज में हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं. ब्रिजेज बिल्डिंग जहाँ सेस्मिक रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ हम लोग कंटिन्यूस बीम प्रोवाइड करते हैं. मल्टीस्पैन कंटिन्यूस बीम. मल्टीस्पैन कंटिन्यूस बीम इज अ पार्ट ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर विच इज कंटिन्यूस ओवर द 4 or more number of supports as shown in the figure below. It is having sagging bending moment in mid span and hogging bending moment middle support. It is a statically indeterminate structure. Hence, for determining the bending moment at critical section, one has to refer table number 12 and table number 12 of IS 456 for bending moment coefficient. ये हमारा 4 सपोर्ट का कंटिन्यूस बीम है. सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन पे अकर होता है. हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मिडिल सपोर्ट पे, जो मिडिल सपोर्ट होता है उस पर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट अकर होता है. ये हमें गिवन है कहाँ? टेबल नंबर 12 IS 456 2000 में. कोड बुक में टेबल नंबर 12 में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कंटिन्यूस बीम का फाइंड करने के लिए गिवन है वैल्यू कुछ इस तरह से. हमारा कोड बुक में टेबल गिवन है. मेरे पास अभी कोड बुक अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने इस फिगर को यहाँ ड्रॉ करा है. यही सेम टेबल आपको कोड बुक में मिल जाएगा. ये हमने इस कंटिन्यूस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, ड्रॉ कर लिया. अब इस टेबल को समझते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट कैसे यूज होता है इस टेबल के थ्रू हमारे कंटिन्यूस बीम में. ओके, ये आपके पास टेबल प्रोवाइडेड है IS कोड 456 2000 में. ठीक है, ये लाइव लोड के लिए, डेड लोड के लिए है वैल्यू, और ये लाइव लोड के लिए. डेड लोड एंड इम्पोज लोड फिक्स्ड. डेड लोड फिक्स्ड होता है, इम्पोज लोड नॉट फिक्स्ड. मतलब ये लाइव लोड और ये डेड लोड. ठीक है, ये हमारे पास कंटिन्यूस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. अब जो जो गिवन है हमारे पास कोफिशिएंट बेंडिंग मोमेंट का, हम लोग उसे यहाँ पुट करके देखते हैं. नियर मिडिल ऑफ इंड स्पैन. इंड स्पैन यहाँ है और यहाँ है, तो नियर मिडिल ऑफ इंड स्पैन कोफिशिएंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? 1/12 और 1/10. तो डेड लोड के लिए हो गया 1/12. लाइव लोड के लिए क्या हो गया? लाइव लोड के लिए 1/10. ये हमारा नियर इंड स्पैन के लिए. सेम यहाँ भी हो जाएगा. लाइव लोड के लिए 1/10, डेड लोड के लिए 1/12. एट द मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पैन. इंटीरियर स्पैन के
तो ये इंटीरियर स्पैन हो जाएगा। ये इंड स्पैन है ये दोनों, और ये इंटीरियर स्पैन है। इसी तरह और भी अगर सपोर्ट पे कंटिन्यूअस बीम होते हैं तो जो भी साइड में होगा वो इंड स्पैन हो जाएगा, और जो भी सेंटर पे होगा, बीच में होगा, इंड स्पैन के बाद जो होंगे वो हमारा मिडिल स्पैन होगा, मिडिल इंटीरियर स्पैन। तो इसके लिए वैल्यू क्या है, डेड लोड के लिए कोफिशिएंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया 1/16, लाइव लोड के लिए क्या हो गया 1/12। ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करना है, सपोर्ट के लिए शो करना है। कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द इन सपोर्ट। इन सपोर्ट पे 0 होता है अगर सिंपली सपोर्टेड हुआ तो ये सिंपली सपोर्टेड है, तो इन सपोर्ट पे 0। तो एट सपोर्ट नेक्स्ट टू इंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू इंड सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ। नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इंड के बाद यहाँ है ना, ये इंड हो गया, इधर से ये इंड हो गया। तो नेक्स्ट टू इंड सपोर्ट कौन कौन सा हो गया, ये हमारे पास डेड लोड का वैल्यू हो गया 1/10, लाइव लोड का वैल्यू हो गया -1/9। सेम इसके लिए भी हो जाएगा क्योंकि ये भी है नेक्स्ट टू द इंड सपोर्ट, इंड सपोर्ट के बाद है ये। तो लाइव लोड के लिए भी हो जाएगा -1/9, और डेड लोड के लिए हो जाएगा -1/10। अगर और ज़्यादा इसमें सपोर्ट्स होते तो ये वैल्यू भी पुट हो जाता इंटीरियर सपोर्ट पे, एट द अदर इंटीरियर सपोर्ट ये वैल्यू पुट हो जाता। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑब्टेनिंग द बेंडिंग मोमेंट द कोफिशिएंट शैल बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल डिजाइन लोड एंड इफेक्टिव स्पैन। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिजाइन लोड के साथ। आगे देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्पैन के लिए, स्पैन मोमेंट्स के लिए। एट द मिडल ऑफ द इंड क्या क्या लिखा हुआ था 1/12 डेड लोड के लिए, और लाइव लोड के लिए 1/10। हमने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट को डिजाइन लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई किया हमने 1/12 इंटू WD स्टैंड फॉर डेड लोड, फैक्टर डेड लोड, एंड L इज स्पैन लेंथ 1/10, जो हमारा यहाँ वैल्यू है 1/10 लाइव लोड के लिए। तो ये WL फैक्टर लाइव लोड और L इज स्पैन। अब एट द मिडिल ऑफ द इंटीरियर स्पैन, एट द मिडिल ऑफ द इंटीरियर स्पैन, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1/16 इंटू WD स्टैंड फॉर डेड लोड, फैक्टर डेड लोड, L स्पैन लेंथ, प्लस 1/12 WL इंटू L स्क्वायर। WD डेड लोड, WL लाइव लोड, फैक्टर डेड लोड, फैक्टर लाइव लोड। फॉर हॉगिंग मोमेंट, ये सैगिंग मोमेंट के लिए हो गया, मतलब स्पैन के लिए, और सपोर्ट पे हॉगिंग होता है, इसलिए हॉगिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, एट द सपोर्ट नियर नेक्स्ट टू द इंड, हमने इंड के बाद वाला सपोर्ट पे जो वैल्यू रखा था डेड लोड के लिए -1/-10, और लाइव लोड के लिए 1/-9। यहाँ गिवन है आपका 1/-10 एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द इन सपोर्ट। हमने एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द इन सपोर्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना था डिजाइन लोड से। सेम हमने कर दिया 1/10 इंटू WD L स्क्वायर 1/9 इंटू WL L स्क्वायर। फिर अदर इंटीरियर सपोर्ट के लिए 1/12 इंटू WD L स्क्वायर 1/9 इंटू WL L स्क्वायर। अब ये सारे वैल्यू को जो हम चेक करेंगे, फॉर्मूलाज हमारे पास आ गया बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। एट द नियर मिडिल ऑफ द इंड स्पैन, एट द मिडिल ऑफ द इंटीरियर स्पैन, और एट द सपोर्ट, अदर इंटीरियर सपोर्ट पे जो हमारे पास 4 फॉर्मूलाज आ गए, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन गिवन दे रहा है। अगर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ही डिज़ाइन कर देंगे तो लो बेंडिंग मोमेंट से कोई मतलब ही नहीं है।
तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें दे रहा है, जिससे फाइंड हो रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसी से हम लोग सेक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट पे कौन सा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो एट द सपोर्ट हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसके थ्रू मिल रहा है, तो इस वैल्यू को यूज करेंगे डिजाइन करते समय। ये सारा वैल्यू हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस बीम का बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आ रहा है उस पर डिजाइन करेंगे हम लोग सेक्शन को, तो एट द सपोर्ट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है, इसलिए इसको कैरी करेंगे डिजाइनिंग में। और एट द एंड ऑफ द स्पैन ये दोनों में जो भी मैक्सिमम आ रहा है, ये दोनों में जो भी मैक्सिमम आ रहा है, तो ये मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो इन स्पैन के लिए हम लोग सैगिंग मोमेंट के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जब डिजाइनिंग करेंगे तो, और स्पैन सपोर्ट मोमेंट के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जब डिजाइनिंग करेंगे तो। अब तक हमने देखा कि बेंडिंग मोमेंट कितना होता है सेक्शन पे, कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम को लेके हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। अब देखेंगे हम लोग शियर फोर्स एट कंटिन्यूअस सेक्शन या क्रिटिकल सेक्शन। शियर फोर्स वेरिएशन फॉर मल्टी स्पैन कंटिन्यूअस आरसीसी बीम इज एज शोन इन द फिगर। शियर फोर्स डायग्राम आप दिख रहा होगा। फॉर determining the shear force at critical section, one has to refer table number 13 IS 456/2000 for shear coefficient। ओके, तो टेबल नंबर 12 में आपका क्या था, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट था, और टेबल नंबर 13 में आपके पास shear force कोफिशिएंट है। तो आप उसे भी कोड बुक में आप देखोगे, फिर मैंने इसे कोड बुक को ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले तो आप देखो कंटिन्यूअस बीम का मैंने शियर फोर्स डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लिया है। 4 सपोर्ट से मैंने कंटिन्यूअस बीम बनाया है और शियर फोर्स डायग्राम यहाँ शो करा है। ठीक है, ये टेबल नंबर 13, ये टेबल नंबर 13 आपको कोड बुक में प्रोवाइडेड है, मिल जाएगा। आपका शियर फोर्स ये डायग्राम हो गया। अब जैसे जैसे लिखा हुआ है मैं वहाँ पुट करूँगी। ये लाइव लोड के लिए हो गया, सॉरी डेड लोड के लिए हो गया, और ये लाइव लोड के लिए हो गया। एट द एंड सपोर्ट पे वैल्यू हमारे कितना आ गया, 0.4 डेड लोड के लिए। आप नीचे भी लिख सकते हो डेड लोड को, ऊपर भी लिख सकते हो। मैं बस शो कर रही हूँ कि क्या कहाँ कहाँ का वैल्यू है। ये लाइव लोड के लिए 0.45, आउटर साइड के लिए, इनर साइड के लिए। एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू इन सपोर्ट, एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू इन सपोर्ट, ये इन सपोर्ट हो गया, नेक्स्ट टू इन सपोर्ट। यहाँ वैल्यू हमारा आउटर साइड और इनर साइड क्या हो गया, ये हमारा आउटर साइड, यहाँ मतलब सपोर्ट है तो ये आउटर साइड हो गया सपोर्ट का, ये सपोर्ट के इनर साइड हो गया। ठीक है, तो आउटर साइड कितना है लाइव डेड लोड के लिए, डेड लोड मैं ऊपर लिख रही हूँ तो ऊपर लिखूँगी। डेड लोड के लिए 0.6 और लाइव लोड के लिए 0.6। इनर साइड के लिए ये इनर साइड हो गया हमारा। इनर साइड के लिए हो जाएगा डेड लोड 0.55 और लाइव लोड 0.6। एट ऑल अदर इंटीरियर सपोर्ट, जो भी इंटीरियर सपोर्ट होंगे, चूँकि और ज़्यादा इंटीरियर सपोर्ट इसमें है नहीं, ये वैल्यू सेम यहीं पे आएगा क्योंकि ये नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट है। ओके, तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी लाई करेगा। और ये वैल्यू किसके लिए होंगे, और ज़्यादा अगर सपोर्ट होते हैं कंटिन्यूअस बीम में, और ज़्यादा सपोर्ट लगते हैं, जैसे 4 से ज़्यादा जो भी होंगे, तो उसमें इंटीरियर सपोर्ट पे ये वैल्यू यूज होगा। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग शियर फोर्स कोफिशिएंट शैल बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल डिजाइन लोड। इसमें भी सेम, जैसे बेंडिंग मोमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा था कोफिशिएंट, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन एट द इन सपोर्ट गिवन है हमारे पास टेबल में। इन सपोर्ट 0.4, 0.4 WD डेड लोड के लिए है, इसलिए डेड लोड इंटू L प्लस 0.545, तो 0.45 में हमने लिखा।
लाइव लोड के लिए है तो W इंटू एल इंटू एल, ठीक है। शियर फोर्स के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसलिए कोफिशिएंट को आप डिजाइन लोड से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द सपोर्ट, एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द इन सपोर्ट, आउटर साइड 0.6 WD डेड लोड के लिए इंटू लेंथ स्पैन लेंथ प्लस 0.6 इंटू WL इंटू एल, इनर साइड के लिए 0.55 WDL प्लस 0.6 WL इंटू एल। एट ऑल अदर इंटीरियर सपोर्ट के लिए हमारा ये वैल्यू, एट ऑल अदर इंटीरियर सपोर्ट के लिए हमारा ये वैल्यू हो गया। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो ये सारे में मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन दे रहा है शियर फोर्स का, तो आउटर साइड ये वैल्यू, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द इन सपोर्ट, इन सपोर्ट के बाद जो सपोर्ट है उसका आउटर साइड जो है, आउटर वैल्यू, ये आउटर साइड हो गया, इनर साइड हो गया, तो आउटर साइड का जो वैल्यू है मैक्सिमम शियर फोर्स दे रहा है। तो हम लोग यहाँ कौन सा प्रोवाइड करेंगे, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द इंड सपोर्ट, आउटर साइड हमारा जो ये वैल्यू है हम पुट कर देंगे शियर फोर्स के लिए। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होते हैं, उसके बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, कौन सा पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट आता है, कौन सा पॉइंट पे कितना शियर फोर्स आता है, मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, उसी को यूज करके हम लोग सेक्शन को डिजाइन करेंगे। जहाँ भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है सपोर्ट पे, स्पैन पे, और जो भी मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है उसको, उस वैल्यू को, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू पे ही हमने सेक्शन को डिज़ाइन कर दिया तो सारा स्ट्रेंथ तो कैरी कर ही लेगा बेंडिंग मोमेंट का। क्योंकि अगर हम लोग ने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे ही सेक्शन का डिज़ाइन कर दिया तो जो भी बेंडिंग मोमेंट होंगे वो तो लेस होंगे उस बेंडिंग मोमेंट से, तो वो लोड तो कैरी आसानी से कर लेगा कंटिन्यूअस बीम। इसलिए हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स यूज करके सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं।